हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपका टॉपिक है संघीय व्यवस्था की विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था, इसको संघीय सरकार भी बोल सकते हैं, संघीय शासन व्यवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबका एक ही मतलब है। या संघात्मक शासन भी बोल सकते हैं, सबका एक ही मतलब है। तो देखिए, केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। अब दोस्तों, ये मेरी गारंटी है 101% कि इन दोनों टॉपिकों में से निश्चित रूप से एक टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। ये आप याद रखना, चाहे लघुतरात्मक आ जाए और चाहे निबंधात्मक आ जाए, लेकिन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक पर निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो केंद्र और राज्य, ठीक है, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, उसके आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, जो ब्रिटेन के अंदर पाई जाती है। एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, जो अमेरिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, संघीय व्यवस्था या संघात्मक शासन का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए, संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फोइडस से बना है, से लिया गया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। तो संघ शासन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के, लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? संधि या समझौता। तो इस प्रकार संघ शासन एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न राज्यों या इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो कई सारे राज्यों को इकाइयाँ भी बोला जाता है। अमेरिका में राज्यों को इकाइयाँ बोलते हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर राज्यों को कैंटन बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारे राज्य जब आपस में समझौता करके, संधि करके या समझौता करके और एक नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाती है संघ शासन व्यवस्था। जैसे अब इसको आप छोटे से लेवल पर आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी देसी रियासतें थी, जिनमें अलग अलग राजा जो थे वो राज करते थे। तो आज़ादी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतों का एकीकरण किया था, उसमें राजस्थान की रियासतों का भी एकीकरण किया गया और अलग अलग चरणों में अलग अलग रियासतों को मिला करके और फिर एक जो है राजस्थान नामक राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ था कि अमेरिका के अंदर तेरह जो थे वो देसी, सॉरी, 13 वो राज्य थे, उपनिवेश थे। तो उन 13 उपनिवेशों ने, राज्यों ने क्या किया, एक संधि करके या आपस में समझौता करके और एक संघ के अधीन रहना जो है वो स्वीकार किया, और इस प्रकार से अमेरिका के अंदर संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य किया जाता है, केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकार। तो संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके द्वारा शासन की जो संपूर्ण शक्तियां होती है, ठीक है, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक केंद्र सरकार के और एक राज्य सरकार के। केंद्रीय सरकार को संघीय सरकार भी बोलते हैं या संघ सरकार भी बोलते हैं, और राज्य सरकारों को क्षेत्रीय सरकार भी बोलते हैं, और इकाइयों की सरकार भी बोलते हैं या स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा है फाइनर की। यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में निहित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस प्रकार संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं, और दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में सरकार का संघीय मॉडल पाया जाता है। तो संघीय सरकार किसे कहते हैं? संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां जो होती हैं, शासन की जो संपूर्ण शक्तियां होती है, वो संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी जाती है। ठीक है, और दोनों ही सरकारें जो होती हैं वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वो जो है स्वतंत्र होती हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, संघीय सरकार की परिभाषा बताइए, या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि संघीय सरकार वाले किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए या 2 देशों के नाम बताइए। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये जो देश हैं, इन देशों में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं या लक्षण। तो संघीय व्यवस्था की विशेषता में पहला है दोहरी सरकार।
ठीक है, या दोहरी शासन व्यवस्था बोल सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, संघ यानी केंद्र स्तर पर संघ सरकार या केंद्रीय सरकार, और राज्य यानी इकाई स्तर पर राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार। तो संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी सरकारें, एक तो संघ और एक राज्य। तो संघ स्तर पे तो होती है वो सरकार, जो संघ स्तर पर बोल दो चाहे केंद्रीय स्तर पर बोल दो, वो तो कहलाती है संघ सरकार या केंद्रीय सरकार। और जो राज्य स्तर पर होती है या इकाई स्तर पर होती है उसको बोलते हैं राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार। ठीक है, जैसे अपने देश के अंदर है उसी प्रकार से। तो केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। तो जैसे अपने देश के अंदर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों और अधिकारों का विभाजन कर दिया जाता है। जो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां और अधिकार होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के। और जो राज्यों की सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें जो होती हैं, उनके पास में कौन से क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं वो उनको प्रदान किए जाते हैं। तो जैसे अपने देश के अंदर कर रखा है उसी प्रकार से। दूसरी विशेषता है इसकी लिखित और कठोर संविधान। देखिए, जिस भी देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है उस देश के अंदर संविधान जो होता है वो अनिवार्य रूप से कैसा होता है, लिखित होता है, और दूसरा कठोर होता है। अब देखिए, इसमें संघीय व्यवस्था में संविधान लिखित और कठोर पाया जाता है। संविधान में संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और इसके साथ ही संविधान में संघीय सरकार अपनी इच्छा से संशोधन नहीं कर सकती है, बल्कि उसमें राज्य सरकारों की सहमति से ही परिवर्तन संभव होता है। तो संघीय सरकार की अगली विशेषता क्या होगी, लिखित और कठोर संविधान। कि जिस भी देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है उस देश में संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है। दूसरी बात, कठोर होता है। कठोर इसलिए होता है क्योंकि उसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अकेले जो केंद्र सरकार होती है वो अपनी इच्छा अनुसार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन में राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगली जो विशेषता है वो देखिए, तीसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शासन का संचालन किया जाता है। तो संघीय शासन व्यवस्था जिस देश में होती है वहाँ पर क्या होता है, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का, अधिकारों का बंटवारा कर दिया जाता है। तो जो शक्तियां केंद्र सरकार को या संघ सरकार को प्रदान की जाती है उन विषयों पर कानून बनाने का, प्रशासन संचालन करने का अधिकार संघ सरकार को होता है, और जो विषय राज्यों को प्रदान किए जाते हैं उन विषयों पर कानून बनाने का, प्रशासन करने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने देश के संविधान में क्या किया गया है, संविधान के द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन किया गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, राज्य सूची में जो हैं वो स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं। तो संघ सूची के अंदर जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, और राज्य सूची के अंदर जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में चौथी जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है और वही देश का सर्वोच्च कानून होता है, तथा उसके प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं, जिनका केंद्र सरकार या राज्यों के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में संविधान के विरुद्ध केंद्रीय या राज्य सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
तो संघात्मक शासन व्यवस्था की अगली जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में संविधान जो होता है वो देश का सबसे बड़ा कानून होता है। संविधान सर्वोच्च होता है, देश का सबसे बड़ा कानून होता है। चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उनको जो भी शक्तियाँ और अधिकार दिए जाते हैं वो संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संविधान के अधीन रह करके ही वो अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अधिकारों अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग करने लग जाएंगे या संविधान के विरुद्ध उनका प्रयोग करने लग जाएंगे, तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको थोराइड किया गया है। अगले 5वें पॉइंट में इसी चीज को समझाया गया है। देखिए, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए, संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना होती है। न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय न केवल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है अपितु सर्वोच्च भी होता है। इसके बाद में देखिए, क्योंकि वही संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन की व्यवस्था को बनाए रखता है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो संघीय व्यवस्था वाले देशों में न केवल संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है बल्कि स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका भी पाई जाती है। अब अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, सर्वोच्च नहीं होगी, तो फिर संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्र सरकार संविधान के अनुकूल आचरण नहीं कर रही है या राज्य सरकारें संविधान के अनुसार आचरण नहीं कर रही हैं, तो फिर उस संविधान की रक्षा कौन करेगा, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कौन करेगा। तो ये पावर जो है वो संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को प्रदान की जाती है, सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखता है कि जो संविधान के अकॉर्डिंग राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को जो शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्या वो उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अपनी सीमा में रहकर के शासन का संचालन कर रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि केंद्र या राज्यों की सरकारें संविधान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं या अपने अधिकार क्षेत्र या सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं या ऐसा कानून बना रहे हैं जो बनाने का अधिकार संविधान ने उनको प्रदान नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकता है और इस प्रकार से वो संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का कार्य करता है। अगली जो विशेषता है वो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक होती है। एक सदन होता है उच्च सदन, एक सदन होता है निम्न सदन। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ भी होती है वहाँ अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के कितने सदन होते हैं, 2 सदन। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका के अंदर व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहाँ पर व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। उसके भी 2 सदन हैं, एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा। ठीक है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो भारत में भी व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जहाँ पर भी संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है, व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। अब आगे देखिए, और व्यवस्थापिका का उच्च सदन संघ में शामिल राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तथा निम्न सदन संघ में शामिल जनता का प्रतिनिधित्व करता है जिसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो जो उच्च सदन होता है वो राज्यों का सदन होता है, उच्च सदन राज्यों का सदन होता है क्योंकि उसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि निम्न सदन जो होता है उसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं या प्रथम सदन भी बोलते हैं, वो जनता का सदन होता है क्योंकि उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे भारत का उदाहरण देखिए तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका चुनाव जो है वो राज्यों की विधानमंडल या व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जबकि जो लोकसभा के सदस्य वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यही सिस्टम अमेरिका के अंदर है। अगली जो विशेषता है वो देखिए, दोहरी नागरिकता। देखिए, संघात्मक शासन में जनता को दोहरी नागरिकता का अधिकार प्राप्त होता है। प्रथम संघ की नागरिकता, द्वितीय राज्य की नागरिकता। और देखिए आगे, संघीय राज्य के सभी नागरिक संघ के नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य के नागरिक भी होते हैं जिस राज्य में वो निवास करते हैं।
तो संघात्मक शासन व्यवस्था की ये भी एक अनिवार्य विशेषता होती है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। मतलब लोग वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जनता होते हैं, उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है, एक संघ की नागरिकता और एक वो जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की नागरिकता। ठीक है, जैसे भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो हमारे देश के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ये इक्कहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये अपन ने अपनी सुविधा के अनुसार उस सिस्टम के अंदर परिवर्तन कर लिया है। आप भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता का ही प्रावधान है, लेकिन अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इक्कहरी नागरिकता का प्रावधान है। वो इस वजह से क्योंकि अपन ने क्या कर लिया है, उस शासन व्यवस्था में अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर लिया है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर जो प्रत्येक राज्य के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, राज्यों को वहाँ इकाइयाँ बोलते हैं, तो जो इकाइयों के अंदर रहने वाले लोग हैं वो इकाई के नागरिक माने जाते हैं, प्लस अमेरिकी नागरिक भी माने जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो है दोहरा संविधान। देखिए, प्राय संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं। संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरे संविधान की व्यवस्था होती है। प्रथम संघ का संविधान, द्वितीय राज्यों का संविधान। आगे देखिए, संघीय सरकार द्वारा संघीय संविधान के माध्यम से देश के शासन का संचालन किया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा राज्य के संविधान के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। तो जिस भी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उस देश के अंदर दोहरा संविधान होता है, एक संघ का संविधान और एक राज्यों का संविधान। संघ के संविधान के अंदर जो संघ के संविधान के माध्यम से संघ सरकार शासन का संचालन करती है, राज्यों के संविधान के माध्यम से राज्य सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ठीक है, बस इतना सा उसमें प्रावधान होता है कि भाई राज्यों के जो संविधान होते हैं वो संघीय संविधान के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। मतलब जो प्रावधान संघीय संविधान में होता है उसके विपरीत राज्य संविधान के अंदर प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर ऐसा ही है। लेकिन भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इक्कहरा संविधान है। मतलब पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिस्टम इसलिए किया गया है क्योंकि संघीय व्यवस्था को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया गया है, उसमें कुछ संशोधन करके फिर उसको अपनाया गया है। ठीक है, अगली विशेषता है दोहरी न्यायपालिका। देखिए, प्राय संघीय व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। प्रथम संघीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वितीय राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्यों के कानून राज्यों की न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। तो ये विशेषता भी महत्वपूर्ण है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में जो न्यायपालिका होती है वो भी दोहरी होती है। दोहरी, एक संघीय न्यायपालिका मतलब संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, एक राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो संघ स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो संघीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर जो है न्याय प्रदान करने का कार्य करता है, और राज्य स्तर पर जो राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय होता है वो राज्य क्षेत्र के अंदर आने वाले विषयों पर न्याय प्रदान करने का कार्य करता है। हालांकि अपने देश में मतलब संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। राज्यों के लिए अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। वो भी उसी वजह से मैंने अभी आपको बताया कि अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी उसमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके उसको अपनाया गया है। तो ये अपने देश के अंदर इक्कहरी न्यायपालिका है, एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। तो ये 2-3 विशेषताएं जो आपको बताई कि अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी अपने यहाँ वो विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं जो संघात्मक शासन की हैं। उसकी वजह क्या है कि अपन ने वो विशेषताएं संघात्मक शासन की न अपना करके एकात्मक शासन व्यवस्था की अपना ली। ठीक है, इसी वजह से भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता है या एकात्मक लक्षणों वाला संघात्मक संविधान कहा जाता है कि इसके लक्षण तो एकात्मक शासन व्यवस्था के, लेकिन संविधान जो है वो संघात्मक है। ठीक है, मतलब हमने अपनाया तो संघात्मक शासन है लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं जो है वो एकात्मक शासन की अपना ली है। अगली जो विशेषता है संघात्मक शासन की वो है व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। देखिए, प्राय संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में संघ में शामिल सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर होती है उस शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है उसके द्वितीय सदन में
संघ में शामिल सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, मतलब प्रत्येक राज्य से बराबर बराबर प्रतिनिधि चुन करके द्वितीय सदन में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसको बोलते हैं कांग्रेस, और उसका द्वितीय सदन है उसका नाम है सीनेट। तो सीनेट जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अमेरिका में वर्तमान में 50 राज्य हैं, ठीक है, और प्रत्येक राज्य से वहाँ पर बराबर बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुन करके सीनेट में जाते हैं। जैसे प्रत्येक राज्य से वहाँ पर 2 प्रतिनिधि चुन करके सीनेट में जाते हैं, तो सीनेट की कुल सदस्य संख्या वहाँ पर 100 है। अब अपने देश में भी संघात्मक व्यवस्था है, तो हिसाब से तो अपने देश के अंदर भी राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी उसके कुछ लक्षण एकात्मक शासन व्यवस्था के हैं। यही वजह है कि अपने यहाँ जो केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद है उसका जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो जो राज्य बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा प्रतिनिधि राज्यसभा में चुन के जाते हैं, जो राज्य छोटा है उससे कम प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। तो अपने यहाँ संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी और राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। और लास्ट जो विशेषता है वो है अन्य विशेषताओं के अंतर्गत। देखिए, आप चाहो तो इनका भी वर्णन करके लिख सकते हो, मैंने संक्षेप में लिखा, आप परीक्षा में चाहो तो इनका वर्णन करके लिख सकते हो कि संघीय शासन व्यवस्था में संघ और राज्यों के लिए पृथक पृथक नागरिक सेवाएं होती हैं। पृथक पृथक नागरिक सेवाएं, ठीक है ना। संघ सरकार की अलग नागरिक सेवाएं होती हैं, राज्य सरकारों की अलग नागरिक सेवाएं होती हैं। तो संघ सरकार की जो नागरिक सेवाएं होती है वो संघीय क्षेत्र के अंदर जो है तैनात की जाती है। राज्यों की जो नागरिक सेवाएं होती हैं वो राज्य क्षेत्र में तैनात की जाती हैं। पृथक पृथक नागरिक सेवाएं होती हैं। अब अपने यहाँ भी पृथक पृथक नागरिक सेवाएं हैं। वैसे तो देखो यूपीएससी केंद्र सरकार की सेवा है, ठीक है, उसके जो कर्मचारी होते हैं वो केंद्र सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं। और आरपीएससी ये राज्य सरकार की जो सेवा है। आरपीएससी के जो कर्मचारी होते हैं वो केवल राजस्थान में तैनात किए जा सकते हैं, राजस्थान से बाहर तैनात नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अगली विशेषता है संघीय शासन व्यवस्था में संघ और राज्यों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन आयोग होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं। केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है वो अलग होता है, वो केंद्र के चुनाव कराने का कार्य करता है। राज्यों के जो निर्वाचन आयोग होते हैं वो अलग होते हैं, वो राज्यों का निर्वाचन कराने का कार्य करते हैं। लेकिन अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी पूरे भारत के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। वही सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के यानी लोकसभा सदस्यों को चुनाव कराता है, राज्यसभा सदस्यों को चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव कराता है। और वही चुनाव आयोग जो है वो राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव कराता है, विधान परिषद के चुनाव कराता है, ठीक है। तो अपने यहाँ एक ही निर्वाचन आयोग है और ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो देखिए, संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के लिए पृथक पृथक वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था की जाती है। वित्त के लिए राज्यों को केंद्रीय सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जो जिस भी देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर वित्तीय व्यवस्था भी संविधान के द्वारा अलग अलग कर दी जाती है। संघ सरकार के वित्त के स्रोत अलग होते हैं और राज्य सरकारों के वित्त के स्रोत अलग होते हैं। तो इस वजह से राज्यों को वित्त के लिए, धन के लिए और केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो अपने यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी क्या है, यद्यपि वित्त के स्रोत कुछ अलग हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो राज्य सरकारों को वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र जो है सहायता और अनुदान के माध्यम से राज्य सरकारों को जो है और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगली जो पॉइंट है वो है संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों में दोहरे कानून होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, दोहरे कानून होते हैं, केंद्र सरकार के कानून और राज्यों के कानून। तो अपने यहाँ भी ऐसा सिस्टम, अपने यहाँ केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। जो राज्य सरकारें कानून बनाती है वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों पर लागू होते हैं। जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वो पूरे भारत के अंदर लागू होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है संघीय व्यवस्था में राज्यों की सहमति के बिना संघ सरकार को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। जिस देश में संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उनका पुनर्गठन करना है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कमी करनी है या बढ़ोतरी करनी है या उसका नाम परिवर्तन करना है, तो ये कार्य बिना राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। जैसे अमेरिका के अंदर यही व्यवस्था है। अमेरिका के अंदर केंद्र सरकार अपनी इच्छा से राज्यों के नाम में, क्षेत्र में, सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती।
लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है, उसकी सीमा केंद्र परिवर्तन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या नए राज्य का पुनर्गठन करना है, तो उसमें केंद्र सरकार के पास में पूरी पावर है। केंद्र सरकार ही सर्वोपरि है। वो क्या कर सकती है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों से इसके बारे में राय ले सकती है, लेकिन उस राय को मानना या नहीं मानना वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे निवेदन है कि वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।